नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल विद्या गुरु क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टडी के क्वेश्चन कर रहे थे और उसी स्टडी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का डोज नंबर 2 स्टडी के क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांकेतिक का मतलब होता है सिंबॉलिक भाषा, यानी एक ऐसी भाषा जिसके बारे में हम लोग सिंबल के आधार पर पढ़ सकते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जो बाधिर होते हैं, बाधिर का मतलब जो अंधेर होते हैं आंखों से, वो लोग लुईस ब्रेल की एक लिपि का प्रयोग करते हैं जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। तो विश्व सांकेतिक दिवस जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व सांकेतिक दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 21 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन हमारे देश में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वहां पर इसी दिन 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा आता है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। कनाडा के मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन दिवस मनाने की बात कही गई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि 2050 तक पूरे विश्व में ओजोन में जो छेद हुए हैं, अंटार्कटिका के अंदर जो छेद हुए हैं, वो सारे के सारे छेद 2050 तक भर लिए जाएंगे। तो ओजोन परत जो है, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ये परत जो है ये पृथ्वी का मित्र कही जाती है। पृथ्वी का मित्र कही जाती है। लेकिन यही ओजोन परत यदि क्षोभ मंडल में पाई जाए, यदि क्षोभ मंडल में ओजोन परत पाई जाए, क्षोभ मंडल में ओजोन परत पाई जाए तो इसे हम पृथ्वी का प्रदूषण भी कहते हैं। पृथ्वी का प्रदूषण भी हम इसे कहते हैं। ये 22 अप्रैल कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण में कितने अध्याय हैं? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 7 अध्याय हैं। देखिए, हमारे देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने टाइगर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। टाइगर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी इंदिरा गांधी की सरकार ने। और टाइगर बचाओ आंदोलन के जो जनक थे उनका नाम था कैलाश खोखला। कैलाश खोखला। टाइगर बचाओ आंदोलन के जो जनक थे उनका नाम था कैलाश खोखला। और इन्होंने 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो वन्यजीव संरक्षण में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। वन्यजीव का मतलब क्या है? वन्यजीव जो है इनको बचाने का काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है और साथ में भारत सरकार भी इन्हें बचाने का काम करती है। हमारे देश में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बहुत सारी संख्या में बने हुए हैं, लेकिन नीलगिरी एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय पार्क भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय योजना आयोग के शिल्पकार कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के शिल्पकार पीसी महालनोबिस के रूप में जाने जाते हैं। पीसी महालनोबिस। आपको बता दें कि योजना आयोग की शुरुआत हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीटी नेहरू के द्वारा 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। पंडित नेहरू जी ने हमारे देश में योजना आयोग बनाया था
और इस योजना आयोग को बनाने के बाद इसी योजना ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी। जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई और अब तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं काम कर चुकी हैं, परंतु देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने हमारे देश में 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया, क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया। वर्तमान में नीति आयोग चलता है जो पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाता। तो पंचवर्षीय योजनाएं 12 हो सकी। इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो और योजना को तैयार करने का काम पीसी माधव नोबिस के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा बीएन कृष्णा। बीएन कृष्णा जो है इसके आधार पर तेलंगाना राज्य को अलग किया गया था। तेलंगाना जो राज्य है जो आंध्र प्रदेश से टूटा था, आंध्र प्रदेश से टूटा था, यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो वो बीएन कृष्णा समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना अलग हुआ था। इसके बाद आता है गॉडगिल समझौता। तो गॉडगिल समझौता क्या है? इसमें विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है गॉडगिल समझौता के तहत। विशेष राज्यों का दर्जा दिया जाता है गॉडगिल समझौता के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला, कागज की खोज किसने की थी? तो कागज की खोज किसने की थी? कागज की खोज चीन के एक व्यक्ति जिनका नाम था काइलून, इन्होंने कागज की खोज की थी। चीन के व्यक्ति जिनका नाम था काइलून, इन्होंने कागज की खोज की थी। कागज जो है वो आप जानते हैं लुगदी से बनता है, सेलुलोज से कागज बनता है। सेलुलोज से कागज बनता है और कागज उद्योग एक महंगा उद्योग, वेस्ट मटेरियल उद्योग माना जाता है। कागज उद्योग एक वेस्ट मटेरियल उद्योग माना जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें मटेरियल ज्यादा वेस्ट होता है लेकिन माल हमें कम मिलता है। तो कागज की जो शुरुआत है वो काइलून के द्वारा खोजी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, इंटरनेट व टेलीफोन किसके द्वारा जोड़ा गया? देखिए पहले के समय में हमारे देश में एक इंटरनेट और टेलीफोन जोड़ने की एक सिस्टम लाया गया था। इंटरनेट को टेलीफोन से जोड़ना या टेलीफोन को कंप्यूटर से जोड़ना। तो उसके लिए एक मॉडेम होती थी। मॉडेम को इस तरह से बनाया जाता था। ये एक मॉडेम टाइप की बनाई जाती थी और इसमें ना सिम का स्लॉट लगा होता था। इसमें एक सिम लगी होती थी, जैसे बीएसएनएल लगा दी हमने, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग पीछे से सिम लगाते थे तो इसे बोलते थे मॉडेम। क्या बोलते थे? मॉडेम। इंटरनेट और टेलीफोन को जोड़ने का काम एक मॉडेम के द्वारा किया जाता था। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। कैसी डिवाइस मानी जाती है? स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क, इसको भी हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। एचडी जिसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। और यूएसबी, ये एक कार्ड रीडर होता है। यूएसबी एक क्या होता है? कार्ड रीडर होता है, यानी कार्ड को या हमारी स्टोरेज मेमोरी को पढ़ने के लिए एक काम करता है, इसलिए हम इसे कार्ड रीडर के नाम से जानते हैं, यूएसबी। ठीक है। पहले के समय पे जब हम लोग कार्ड बनवाते थे मेमोरी कार्ड, तो यूएसबी खरीदते थे, उसमें पीछे कार्ड लगाते थे तो वो क्या करता था, कार्ड को रीड कर लेता था और वो सारी चीजें कंप्यूटर में हमारे सामने पेश कर देता था। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनसेट किस प्रकार की सैटेलाइट है? देखिए हमारे पास दो सैटेलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में हाल ही बहुत पहले छोड़ी गई थी, लेकिन एग्जाम में आज तक पूछा जाता है। एक इनसेट, दूसरी एजुसेट। इनसेट जो है वो संचार से है, कम्युनिकेशन से है। एनसेट, एन मतलब नेटवर्क, नेटवर्क मतलब संचार, कम्युनिकेशन। तो एनसेट जो है वो हमारी कम्युनिकेशन से है और एजुसेट जो है जो हमारी एजुकेशन सिस्टम से है। एजुकेशन सिस्टम से है क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम दो तरह से काम करता है। एक दूरदर्शन के रूप में काम करता है,
और एक रेडियो के रूप में काम करता है। प्राचीन समय में जब हमने एजुकेशन को डिजिटल बनाया था तो हमारे पास दो हथियार हुआ करते थे, दूरदर्शन और रेडियो। दूरदर्शन जो हमारे पास हथियार था, इस दूरदर्शन के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने एक ज्ञान वाणी, एक ज्ञान दर्शन चैनल शुरू किया था जिसमें लोगों को शिक्षा दी जाती थी, और रेडियो के द्वारा एक ज्ञान वाणी चैनल की शुरुआत की गई थी जिसमें लोगों को एजुकेशन दी जाती थी। तो एडुसेट सैटेलाइट और एक एनसेट सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सैटेलाइट मानी जाती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया। भारत सरकार ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम बनाया है और इस जीपीएस सिस्टम के तहत 7 सैटेलाइट भारत सरकार ने छोड़ी है, जिसे हमने INSS इंडियन नेवल सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, मुंबई मेट्रो के लिए किस बैंक से ऋण लिया गया? देखिए, मुंबई मेट्रो के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास मेट्रो सबसे पहले जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी कोलकाता में, और कोलकाता मेट्रो को हम लोग भारतीय रेलवे का एक जोन भी कहते हैं। भारतीय रेलवे का एक जोन भी कहते हैं। रेलवे में 17+1 जोन है, और जो 1 जोन है वो हमारा कोलकाता मेट्रो का है। 17 और भी जोन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने बनाया है वो हमारा कोलकाता मेट्रो का है। और आप ये भी जानते हैं कि जो रेल थी, सबसे पहले रेलवे चलाने का श्रेय किसका है? रेलवे के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच एक ट्रेन चलाई थी। मुंबई से ठाणे के बीच एक ट्रेन चलाई थी और इन्हें रेलवे का पिता कहा जाता है। मुंबई मेट्रो, तो मुंबई मेट्रो से हमने जो ऋण लिया था वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस के मनीला में। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस के मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक की अगर हम बात कर लें तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो आपका वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। वहीं हम बात कर लें ब्रिक्स बैंक की, तो ब्रिक्स बैंक को हम एनडीबी के नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर चीन के शंघाई शहर में, कहाँ पे है? चीन के शंघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, आप इसे बीजिंग भी ले सकते हैं क्योंकि अब इसने अपनी राजधानी में इसका मेन काम करता है ये, तो आप इसका आंसर बीजिंग भी ले सकते हैं। सीधी बात है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्शन जिस बेस पे है उस हिसाब से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर चीन में बना हुआ है। ठीक है, अब एनडीबी की स्थापना 2014 के थ्रू की गई थी। 2014 में क्या हुआ था कि एनडीबी बनाया गया था, विचार आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका विचार सबसे पहले दिया। इस तरह से हमारे सारे बैंक हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में हुई। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और किस स्थान पर? बोध गया में, और वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए? तो ये बुद्ध कहलाए, ये बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है इन्हें हम एशिया का प्रकाश भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये एशिया का प्रकाश कहा जाता है।
चंपारण की बात कर लें तो बिहार के मोतिहारी नामक स्थान पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत करी थी। और ये आंदोलन 1917 में हुआ था और ये आंदोलन नील की खेती के लिए किया गया था, नील की खेती का विरोध के लिए किया गया था। और इस आंदोलन में भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन माना जाता है, ये माना जाता है। और इस आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे भारत में लीडर बनकर उभरे थे। वहीं हम कपिल वस्तु की बात कर लें तो कपिल वस्तु लुम्बिनी, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर अगला, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित? केरल से। भाई उड़ीसा का कौन सा है? उड़िया। और असम का है शास्त्रीय। भाई उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? कथक। तो हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें पहला है कथक, दूसरा है शास्त्रीय, तीसरा है हमारा कथकली, चौथा है मोहिनीअट्टम, पांचवा है हमारा पांचवा है आपका भारतनाट्यम, छठवा है कुचिपुड़ी, सातवां है कुचिपुड़ी और सातवां है आपका कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, मणिपुरी और आठवां है आपका उड़िया। ठीक है, 8 हो गए आपके। तो इस तरह से आपके 8 नृत्य हो गए। 8 नृत्य जो हमारे शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर में किसका लोगो है? तो कंप्यूटर में जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लोगो है। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लोगो होता है। कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इस तरह से लोगो टाइप का मिलता है जिसे विंडो लोगो भी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लोगो माना जाता है। कंप्यूटर में अगर हम बात करें बाइनरी की, तो बाइनरी कंप्यूटर की भाषा है। भाई मशीनी लैंग्वेज की कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की भाषा है। तीसरी पीढ़ी की भाषा कौन सी हमारी? मशीनी लैंग्वेज है। तीसरी पीढ़ी की भाषा कौन सी हमारी? मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आज हमारे सारे स्टैटिक के क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको इसी तरीके से रोज स्टैटिक के क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।